हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी और इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स है ना, आपके पेरेंट्स सब बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था और अब तो देखो ज़माना कितना बदल गया है। तो देखिए, समय के साथ ज़माना बदलता ही है। जब आप छोटे थे तब चीज़ें अलग थीं और आगे चल के अलग हो जाएंगी। तो तुलना करना, पहले के समय की अब के समय की कंपैरिजन करना किस हद तक सही होता है? तो देखिए, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता, सही नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती हैं। हर ज़माने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। ज़माना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। तो देखिए, समाज बदलता है, चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। परिवर्तन ही तो जो है वो एक्चुअल कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ परमानेंट है, कोई चीज़ पक्की है, जो होनी ही है, वो है बदलाव। तो बदलाव तो आना ही है, तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स करना ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छुपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो देखिए, पहले ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। उनकी शादियाँ नहीं होती थी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों की। तो राम स्वरूप जो है, उन्होंने मतलब अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन दिलाई, बट शादी के टाइम पर उस एजुकेशन को छुपाने लगे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो किस विरोधाभास, यानी कि कहते हैं ना कि क्या है, मतलब पहले तो पढ़ाया फिर उसके बाद छुपा रहे हैं, तो ये ऐसा वो क्यों दिखाया किया उन्होंने? तो आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। तो देखो, क्या है कि भाई आधुनिक थे, मॉडर्न थे, तो बेटी को पढ़ा दिया, मगर जो समाज के लोग थे उस समय तक वो इतने मॉडर्न नहीं हुए थे, तो पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे, बट बेटी की शादी भी करनी थी उनको, तो इसलिए वो अपनी बेटी की एजुकेशन को छुपा रहे थे। देखिए, समाज कितना बदलता है। पहले ज़माने में पढ़ना लिखना अच्छा नहीं समझते थे लड़की का, और अब बिना पढ़ी लड़की है ना अच्छी नहीं है। तो देखिए, समाज बहुत बदलता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? तो देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। एक तो वह अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। मतलब मेकअप कर लो और ये सब उल्टी सीधी चीज़ें वही जो है लगा लो और अपनी पढ़ाई छुपा लो, तो ये सब चीज़ें तो गलत हैं। साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। तो वो मतलब ये चाह रहे थे कि उनकी बेटी जो है वो लड़के के अनुसार बदले, मतलब जैसा लड़का चाहता है वैसी ही लड़की बिहेव करे। तो देखिए, ये चीज़ें तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो गोपाल प्रसाद तो वही बिजनेस है और कि लड़का बेच रहे हैं, हम अपना पैसा दो, हमें ये वाली चीज़ चल रही है। और जो राम स्वरूप हैं वो अपनी बेटी की एजुकेशन छुपा रहे हैं, तो दोनों ही गलत ही हैं। तो हाँ, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। देखिए, जो गोपाल प्रसाद हैं वो भी गलत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में मेरे बेटे की शादी हो जाए, वो ये चाहते हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। तो भाई, पढ़ाया था तो ऐसे ही व्यक्ति से शादी करो ना, जिसको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, क्योंकि जो लड़की पढ़ी लिखी है वो भी तो पढ़ा लिखा और एक स्वतंत्र विचारों वाला पति चाहती है। बट जो है रामस्वरूप अपनी बेटी को मतलब शादी करना चाहते हैं कि भाई चाहे रूढ़िवादी परिवार में हो जाए, बस बेटी का घर बस जाए, वो ये चाहते हैं। अपने लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी
भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। तो वो बोलती थी कि आपके बेटे में रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो क्या कमी बता रही है वो। तो उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले ही खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया था। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। तो शंकर जो है वो बिल्कुल ही करेक्टरलेस बंदा था और लड़कियों के पीछे घूमता रहता था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। तो मतलब बीमार है और इसकी हरकतें ख़राब हैं, फिर भी मतलब वो अपने बेटे को चाह रहे हैं कि खूब सारा दहेज मिले। तो ये सारी कमियां बता रही है। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, मतलब उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स जो कह रहे हैं वही मान लेगा, कुछ अच्छा कमाता नहीं है। तो बहुत सारी कमियां शंकर में है। फिर भी वो चाहता है कि लड़की जो है बिल्कुल ऐसी मिले कि एकदम उसकी पसंद की और जैसे समाज में चाहिए सबको। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ऑब्वियसली शंकर जैसा लड़का तो नहीं चाहिए समाज को, लड़की ही चाहिए उमा जैसी। तो समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते। वह लड़कियों के पीछे घूम रहा है, कुछ अच्छा कमा नहीं रहा है, तो बेकार ही है ना। लड़की जो साफ स्पष्ट बोलती है, जिसके विचार बिल्कुल शुद्ध हैं, तो वो तो समाज के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब रीढ़ की हड्डी कितना सही है इस चैप्टर का टाइटल। तो देखिए, यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। मतलब जो चैप्टर में बताया गया है उसके लिए टाइटल बिल्कुल ठीक है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है। क्योंकि रीढ़ शरीर का प्रमुख हिस्सा होता है, वह उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी नीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। तो देखिए, समय के साथ साथ जो है चीज़ें, पुरानी रीतियाँ, परंपराएं, जी हमारी तो यही परंपरा है, तो समय के साथ साथ परंपराओं को बदलना पड़ता है, बदलना चाहिए। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियाँ या परंपरा मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती है। मतलब कभी वो रीतियाँ बनाई गई होंगी तब उस समय के लिए वो सही होंगी, मगर जब अच्छे के बजाय गलत करने लगे इंसान के साथ तो वो रीतियाँ खत्म करनी पड़ती हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ जहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और ना ही उनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। भाई अपना फादर ने कहा उसके तो शादी कर ली, वरना लड़कियों के पीछे घूम रहा था। तो इस तरीके के लड़कों की या लोगों की समाज को कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। क्वेश्चन 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं? मतलब जो चैप्टर है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? तो कथा वस्तु के आधार पर उमा मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय की ही है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है उसका माध्यम उमा ही है। देखिए, अब तो खैर अब और ज़्यादा समाज बदल चुका है। लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकतें तो अब फिलहाल नहीं होती हैं जैसी इसमें बताई गई हैं कि बिना मर्जी के शादी हो रही है। और हाँ, होती हैं कई जगह, बट हाँ, पढ़ा लिखा जाना अब गलत नहीं माना जाता, इनफैक्ट अच्छा माना जाता है बहुत। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। मतलब उनके कैरेक्टर्स बताने हैं। तो रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहले रामस्वरूप का देख लेते हैं। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा को छिपाने के प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। तो भाई
स्त्री शिक्षा के वो समर्थक हैं, मगर वो समाज के सामने जो है वो मजबूर भी हैं और बेटी का विवाह करना चाहते हैं। राम गोपाल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, राम गोपाल तो निहायत ही चालाक, बड़बोला, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाला व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। तो राम गोपाल तो भाई बेकारी इंसान था। क्वेश्चन 10 है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? तो इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। तो ये मतलब वही है कि विमेन जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई जानवर नहीं है, वो अपने डिसीजन ले सकती हैं और डिसीजन लेने भी चाहिए और विमेन को आज़ादी भी मिलनी चाहिए। यही इस एकांकी में हमें समझ में आता है, बताया जाता है। क्वेश्चन 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो आंसर देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके, तो अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। उनके समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जो अच्छी विमेन है का मतलब है कि जो सक्सेसफुल विमेन है उनके एग्जाम्पल्स बाकी दूसरी विमेन को भी देने चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को अपनी इच्छा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो, इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारे देखिए जो भी समाज में इश्यूज चल रहे हैं उनको ठीक करने का हम काम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।